तो हम लोग पिछले क्लास में जो कंप्लीट किए थे उसमें थे डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का 9 ऑक्साइड के में हम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 10वें ऑक्साइड को कंप्लीट करें अगर, तो 10वां ऑक्साइड है वो है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड में क्या होता है कि जिंक जो होता है जनरली वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करता है। मतलब कि जिंक जो होता है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करता है। कंपाउंड क्या बनता है? ZnO। इसको बनाने का मेथड सीखें तो इसका प्रिपरेशन मेथड अगर हम बात करें, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है कि जब हम जिंक को जनरली ऑक्सीजन के संपर्क में हीट कर देते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड बना लेता है। कितना जिंक ऑक्सीजन यहां पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहां, तो ये हो गया जिंक ऑक्साइड बनाने का पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है कि इसी को अगर हम यहां पे जिंक कार्बोनेट को अगर जनरली हम हीट कर दें तो यहां से क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड और CO2 बना लेता है। तो ये 2 मेथड होते हैं इसको आसानी से बनाने का, यानी कि एक मेथड हो गया आप जिंक कार्बोनेट से बना सकते हो और दूसरा क्या होता है? जिंक ऑक्साइड से। कहते हैं जिंक कार्बोनेट जो होता है ये बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है जिंक ऑक्साइड बनाने का। तो प्योर जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड होता है वो जिंक कार्बोनेट से ही बनता है। आपको पता है जिंक कार्बोनेट कैसे बनता है? एक काम करिए, एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए द प्योर फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय The pure form of zinc oxide is obtained by zinc carbonate. Zinc carbonate. आगे लिखिए zinc carbonate is obtained. Zinc carbonate is obtained by the reaction of zinc sulfate with sodium carbonate। यहां पे टूटेगा ये कितने पर? Zn2+ और SO4 2-, और यहां से किस पे टूटेगा? 2Na+ और CO3 2-। अब ये होता है यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में उनके जो साथी प्रोडक्ट बने एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं वह एक्सचेंज करते हैं। तो Zn2+ यहां से क्या बनाएगा? Zn+2- के साथ मिलेगा और ये प्लस इसके साथ माइनस के साथ मिलेगा, तो ये बना लेता है ZnCO3। ये है जिंक कार्बोनेट। और ये क्या बना लिया? सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और यही जिंक कार्बोनेट जो होता है ये है हमारे पास, जो हीट करने पर जिंक ऑक्साइड और CO2 देता है। क्लियर हो गया? कैसे यहां पे ये जिंक कार्बोनेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिंक कार्बोनेट बनाते कैसे हैं कि जिंक सल्फेट को जब जिंक सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं तब हमको यहां से जिंक सल्फेट मिलता है और साथ में क्या मिलता है? जिंक कार्बोनेट मिलता है। और ये कार्बोनेट जो होता है इसे हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड मिल जाता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन मेथड हो गया। अब इसका लिखिए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी लिखिए, ये व्हाइट कलर का एमोर्फस एसिड होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है। ये व्हाइट कलर का एमोर्फस सॉलिड होता है। एमोर्फस क्यों? क्योंकि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करने वाले होते हैं। एमोर्फस सॉलिड होता है जिसे हीट करने पर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हीट करने पर, या दिस इज द, क्या लिखे? इट इज व्हाइट एमोर्फस सॉलिड which turn
which turn yellow in color after heating. Yellow in color after heating and white upon cooling. ध्यान रहे, जब इसे ठंडा करते हैं तो पुनः ये व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसे कह सकते हैं हीट किए तो येलो हुआ और इसे कूलिंग कर दें तो ये पुनः व्हाइट में चेंज हो जाता है। तो आप इसको हटा सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि जब इसे हीट करते हैं तो येलो कलर में और जब इसे कूलिंग करते हैं तो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट लिखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये कहते हैं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ मिलकर, जैसे हम लोग पुराने पढ़े हैं कि जैसे ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ मिला दें तो क्या होता है यहां से रिडक्शन, तो जिंक प्लस H2, और उसी तरह से जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिला दें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो क्या बन देगा जिंक और CO2। तो ये रिडक्शन शो करता है। यहां से देखिए जिंक +2 से कहा गया 0 पे, ऑक्सीजन यहां से लॉस हुआ तो क्या कहलाया रिडक्शन, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां से क्या हो गया फिर यहां से हुआ रिडक्शन तो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिख इसका यूज क्या कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो लिख लीजिए, यूज में लिखिए। यूज से पहले अभी हमने एक लाइन लिखा कि ये एमोर्फस होता है। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये यहां पर एमोर्फस का मतलब क्या होता है, तो मतलब ये हुआ कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन, मतलब ये एसिडिक नेचर भी शो करना और बेसिक नेचर शो करना। वो कैसे, उसका हम यूज लिखवाते हैं। कहते हैं कि जो जिंक ऑक्साइड होता है, अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें तो ये जिंक ऑक्साइड अगर HCl के साथ मिला दें और यही जिंक ऑक्साइड को NaOH के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो नेचर बेसिक शो करेगा, और बेसिक मीडियम में शो करेगा तो नेचर कैसा होगा एसिडिक होगा। मतलब एमोर्फस का मतलब यही होता है, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी। इनके साथ जब ये मिलेगा तो यहां से टूटेगा तो क्या बनेगा Zn2+ और O2-, यहां से H+ और Cl-, क्योंकि यहां पे कितने 2+ है 2+ है तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके साथ बना, सॉरी ये प्लस नहीं, ये माइनस और प्लस इसके साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा ZnCl2, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर बना लिया H2। उसी तरह से इनके साथ अगर बात करें तो जब इनके साथ ये मिलता है जिंक ZnO है जिंक नाइट्रेट, तो इनके साथ अगर जब देखा जाए तो यहां से बनता है प्रोडक्ट बनता है Na2Zn सोडियम जिंकेट, ZnO2 और प्लस यहां से H2। तो आसानी से यहां से सोडियम जिंकेट और सोडियम या जिंक क्लोराइड, मतलब ये एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों रिएक्शन करता है। क्योंकि एसिड के साथ किया तो इसका नेचर कैसा हो गया बेसिक नेचर, और ये एसिड के साथ रिएक्शन किया तो इसका नेचर हो गया एसिडिक नेचर। तो ये दो नेचर शो करता है, एक तरफ ये बेसिक नेचर और दूसरा तरफ क्या होता है ये एसिडिक नेचर भी शो करता है। तो ये है इसके जिंक के सारे केमिकल प्रॉपर्टी। इसका यूज लिखिए, इट्स यूज्ड एज अ व्हाइट पिगमेंट, इट्स यूज्ड एज अ व्हाइट पिगमेंट, white pigment and manufacture in white lead, यानी सफेद ग्लास white lead,
आगे लिखिए, इट्स सुपीरियर टू व्हाइट लीड विच रिएक्ट विथ, सुपीरियर टू व्हाइट लीड इज रिएक्ट विथ H2S gas, H2S gas turn black in color, H2S gas turn black in color। मतलब ये लीड के साथ रिएक्शन करके आसानी से क्या करता है, ब्लैक कलर का मैंने प्रेसिपिटेट देता है। नेक्स्ट लिखिए, इट्स ऑल्सो यूज इन रबर इंडस्ट्री, also used in rubber industry। तो ये थे इनके सारे हैलाइड्स के बारे में। अब जो पढ़ने जा रहे हैं, ये हैलाइड्स खत्म होने के बाद अब अगला हेडिंग जो हमारा है वह है इसके, सॉरी, ये थे पूरे इनके ऑक्साइड्स के बारे में। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है इसके हैलाइड्स। अब हम सीखने जा रहे हैं इनके हैलाइड्स के बारे में। कहते हैं कि जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं, खासकर डी ब्लॉक के जितने भी ट्रांजिशन सीरीज किसी भी हैलाइड्स के साथ मिलते हैं, तो सबसे पहली बात यह होती है कि हैलाइड से मिलने के दौरान जो भी हमारे पास हैलोजन मिलता है, उस स्थिति में उनको रिएक्शन करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा। और हाई टेम्परेचर होने के लिए तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे, क्यों कि अगर हमारे पास अगर ये सेंट्रल एटम है तो इसके आउटर मोस्ट में जो ऑर्बिटल होंगे उसमें ये इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यहां पे क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कंडीशन में जैसे जैसे और सेंटर से इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जो यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे और जो यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तीनों की इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है। तो मतलब जो इस पर फोर्स लगेगा और जो इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, जो इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, तो किसका फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद क्या, थर्ड का। क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है कम है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, काफी ज्यादा होंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो ऐसी स्थिति में यहां पर मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक्साइटेड स्टेट में जाए। समझ में आ रहा, मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मैक्सिमम हीट ऑफ एंथैल्पी यूज करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम एनर्जी देना पड़ेगा। यहां पर इनको इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इनके तुलना में यहां पे कम एनर्जी देना पड़ेगा और इनके तुलना में इनको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस थोड़ा इनके तुलना में कम है और इनके तुलना में ज्यादा है। तो जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां एनर्जी कम लगेगा, और यहां पर क्या होगा, काफी ज्यादा डिस्टेंस है तो यहां पर कम एनर्जी लगेगा। तो मतलब अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे ज्यादा पहले में, उसके बाद किस में, दूसरे में, और उसके बाद किस में, तीसरे में। मतलब कि जो सबसे करीब रहेगा उनकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो यही कंसेप्ट होता है इसमें कि निगेटिविटी फ्लोराइड आयन का सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन का, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, और उसके बाद होता है आयोडीन का। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। सबसे जल्दी रिएक्ट फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर किसका, आयोडीन का। ठीक है। अब हमारे पास कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ केस में जो हाइड्रोजन जो होता है, फ्लोरीन होता है, वह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में काम करता है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ट्रांजिशन सीरीज का, वो रिलेटिवली काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना काफी कठिन होता है। तो इसीलिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो फ्लोरीन की
काफी ज्यादा होती है, ऐसे स्थिति में ये जब भी बनाता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाता है, और इसकी जो हैलाइड फॉर्मेशन के बाद जो एलिमेंट्स की जो एनर्जी होती है वह फ्लोरीन की जो होती है काफी ज्यादा होती है। तो आप इसमें लिख लीजिए, इन द मेजॉरिटी ऑफ केस, यहां लिख लीजिएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, नीचे लिखिए इन द मेजॉरिटी ऑफ केस, the majority of cases fluoride are formed in higher oxidation state, higher oxidation state activation energy for the formation of halides, activation energy for the formation of halides of transition elements is relatively high. Thus reaction is always take place at high temperature. तो ये रही इसकी बेसिक। अब लिख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ हैलाइड्स। उसका पहला प्रॉपर्टी लिखिए, ट्रांजिशन मेटल्स हैलाइड आर नॉट so volatile but they are highly solvent, but they are highly sensitive to hydrolysis कह रहा है कि ये काफी ज्यादा वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, पर जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जैसे में TiCl4, जब इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, H2O के साथ रिएक्शन करा दें, तो ये आसानी से टिटेनियम ऑक्साइड बना लेता है। बच गया क्या यहां से, HCl बना लेता है। ठीक है, 4 क्लोरीन है, यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, तो कितना हो गया 4Cl, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, बन गया। तो ये यहां से आसानी से, मतलब बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव नहीं होता है, पर काफी मात्रा में सारे जितने भी ट्रांजिशन सीरीज के हैलाइड्स होते हैं वो सारे H2O के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। कुछ जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, कुछ जो होते हैं इनसॉल्यूबल होते हैं, पर मैक्सिमम जो होते हैं वह एसिड सॉल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे कहते हैं जनरली जो हमको मिला कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि नॉर्मली जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं ये लिटिल वोलेटाइल होते हैं। अगला प्रॉपर्टी, ये पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड आर, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड इन, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जैसे में ZnCl2, V2Cl2, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर आसानी से प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये यानी कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी ये प्रोडक्ट बना लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि जो फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन है, इसकी साइज छोटी होती है, ये हमेशा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसको छोड़ दें, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, ये जो होते हैं ये आयनिक के साथ साथ कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। ये मार्क कर लेना, फ्लोरीन जो होता है सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाता है। वजह क्या है, इसकी साइज छोटी होती है, जबकि ये आसानी से आयनिक तो बनाता ही बनाता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी रखता है।
जैसे में अगर ये कॉपर CuCl2 को ले लें तो ये कॉपर, ये क्लोरीन, ये कॉपर, ये क्लोरीन, और ये कॉपर, ये क्लोरीन। ठीक है। अब इसके बाद नीचे अगला कंपाउंड देखें, ये हमारे पास कॉपर, ये क्लोरीन, ये आपका कॉपर, और ये मिल गया आपका क्लोरीन। तो ये आसानी से, अब ये कॉपर इस क्लोरीन के साथ मिलेगा, यहां से ये कॉपर इस क्लोरीन के साथ मिलेगा, फिर यहां से ये कॉपर, ये क्लोरीन, ये इसके साथ मिलेगा। अब ये कॉपर और क्लोरीन जो होते हैं वह कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि इस तरह से ये आसानी से एक एस्कल्टन, यानी कि ये कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं और ये आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इनके पास दोनों टेंडेंसी होती है कि ये स्ट्रक्चर जो होता है आसानी से कोवैलेंट भी बना सकता है और आसानी से क्या कर सकता है, आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है। तो लिख लीजिए इस प्रॉपर्टी में कि फ्लोराइड एग्जिबिट आयनिक नेचर बट आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, या आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड have dual nature, ब्रैकेट में लिख लीजिए, आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट। अब इसके बाद तो यहां तक हम लोग सीख लिए इसके हैलाइड्स के बारे में। इसकी अगली जो कंसेप्ट आता है वह कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सल्फाइड। नेक्स्ट है सल्फाइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब देखो, जो सल्फाइड होता है, इस सल्फाइड को बनाने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं। जब हम मेटल को हीट करते हैं तब हमें आसानी से क्या करता है, उसका सल्फाइड प्राप्त होता है। अब वो हीटिंग होती है या तो H2S के प्रेजेंस में या तो वह Na2S, मतलब जो भी या तो S ब्लॉक या P ब्लॉक के एलिमेंट्स के सल्फाइड को जब हम ट्रांजिशन सीरीज के मेटल के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या करता है, आसानी से उसके सल्फाइड मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें एक लिख लीजिए कि सल्फाइड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग metals with sulfur नेक्स्ट में लिखिए, metal sulfide can be obtained by reacting aqueous solution of metal salt with H2S or Na2S, चलिए अब इसके बाद आती है बात प्रॉपर्टी की। ध्यान डालिए, प्रॉपर्टी ऑफ सल्फाइड्स। अब इस प्रॉपर्टी की पहला कंसेप्ट क्या होता है, मैक्सिमम मेटल के जो सल्फाइड होते हैं वह या तो डार्क कलर के होते हैं या तो वह ब्लैक कलर के होते हैं। जनरली डार्क इन कलर आप याद रखिए, उसमें डार्क में ब्लैक आ जाता है। तो किससे होता है, डार्क इन कलर होता है। मैक्सिमम जितने भी हमारे पास मेटल के सल्फाइड होते हैं
वह डार्क इन कलर होते हैं। एग्जाम्पल में क्यूपरस सल्फाइड, ये भी कैसा था, ब्लैक कलर का। निकेल सल्फाइड, ये भी कैसा होता है, ब्लैक कलर का। कॉपर सल्फाइड, ये भी कैसा होता है, ब्लैक कलर का। तो मैक्सिमम जो कॉपर के मेटल के सल्फाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो लिख लीजिए उसमें पहला पॉइंट कि ट्रांजिशन मेटल सल्फाइड्स आर डार्क इन कलर, डार्क इन कलर। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, मेटल सल्फाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जनरली जो होता है, जो मेटल के सल्फाइड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब इन्हें ऑक्सीडेशन में लाते हैं तो कभी कभी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो लिखिए ट्रांजिशन मेटल सल्फाइड आर ऑक्सीडाइज, ट्रांजिशन मेटल सल्फाइड आर ऑक्सीडाइज टू मेटल सल्फेट, ऑक्सीडाइज टू मेटल सल्फेट ऑन ऑक्सीडेशन। मतलब कि हमारे पास क्यूपरस सल्फेट को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अगर जनरली हीट कर दें तो यहां से क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा तो क्यूपर ऑक्साइड, ये सल्फर इसके साथ मिल गया तो SO2 गैस। तो यहां से क्या हो गया, सल्फर यहां से 0, यहां से क्या, यहां से जब आगे बढ़े तो मतलब कॉपर की संख्या 1, कॉपर की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, मतलब यहां से मिल गया हमको क्या चीज, क्यूपरस सल्फाइड, यानी कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पे 2 और 1 3, यहां पे 2 है तो यहां 3 से मल्टीप्लाई 2 3 6 हो गया, तो यहां 2 और 1 3, 2 से मल्टीप्लाई 2 2 4 और 2 और 2, यहां से सल्फर की संख्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से हो गया 2 सल्फर 4 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, ये हो गया। तो ये क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, पर यह ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को आसानी से क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी लिखी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सल्फाइड होते हैं, लिखेंगे क्या, मेटल के सल्फाइड जैसे FeS, निकेल सल्फाइड NiS और कोबाल्ट सल्फाइड। ये 3 सल्फाइड जनरली जो होते हैं वह एलॉय की प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर रखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेमी मेटेलिक, सेमी मेटेलिक कैरेक्टर। तो लिख लीजिए सल्फाइड्स लाइक FeS, NiS, COS are functionally like as alloy, alloy, AOOYS, alloys। हो गया। अब इसके बाद कुछ मेटल के सल्फाइड जो होते हैं, चौथी प्रॉपर्टी, कुछ मेटल के सल्फाइड जो होते हैं वह डाई सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं, खासकर इन्हीं का FeS2, NiS2, COS2। और इसमें खास बात, जो S2 यूनिट होता है, S2 यूनिट होता है, ये जो होता है S यूनिट सल्फाइड की जो यूनिट है वह सल्फर सल्फर के बाद सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। सबसे इंटरेस्टेड खेल है, कुछ मेटल जो होते हैं डाई सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये नहीं कि डाई सल्फाइड बनाएंगे तो Fe के साथ S जुड़ जाए, ऐसा नहीं, ये क्या करते हैं, सल्फर सल्फर आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में कि डाई सल्फाइड ऑफ आयरन, डाई सल्फाइड ऑफ आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट contain discrete S2 unit, discrete S2 unit with sulfur sulfur single bonds।
सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड। और इसका पांचवा जो प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि यह नॉन एस्टिक्यूमेट्रिक कंपाउंड बनाता है। नॉन एस्टिक्यूमेट्री मतलब जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कभी सोचे नहीं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है पता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को ध्यान रखना, स्टोइकोमेट्री न्यूमेरिकल और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों चीजें अलग अलग होती है। कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वह नंबर उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है। फॉर द बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन वी मल्टीप्लाई द दैट नंबर इन द रिएक्टेंट एज और a product या reactant as well as in product, this number is called as stoichiometric coefficient of this reaction या that reaction. जैसे for the balancing the chemical reaction we multiplied the numerical value with किससे reactant or product या reactant as well as in product, this number is called as stoichiometric coefficient of that reaction. मतलब यहां पर बैलेंस करने के लिए Cu2s से किससे मल्टीप्लाई किए? 2 से। Cu2s का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। पर ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर जो हम नंबर यूज करते हैं, जैसे यहां पर SO तो यहां पर कितना है 1, यहां पर कितना है 1, यहां सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना 2, ये इसका कहलाता है स्टोइकोमेट्री वैल्यू, मतलब कि स्टोइकोमेट्री नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर। ये ही जो हमारे पास मिला, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड में से यहां पर क्या है, सल्फर जो है, सल्फर और ऑक्सीजन, यहां पर अगर देखें तो सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या किया, SO2 बनाए। उस तरह से कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, तो कॉपर जो है 2 पर काम करता है, ऑक्सीजन भी 2 पर काम करता है, तो बन गया CuO। तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इस तरह की इनकी अटैचमेंट होती है, तो ये नंबर इनमें कुछ ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, खासकर जो फेरस होता है ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक सल्फाइड बनाता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक सल्फाइड जैसे में अगर हम एक एग्जांपल दें Fe6S7। अब जरा बताओ Fe6S7 का मतलब क्या? Fe जो है 7 ऑक्सीडेशन नंबर पर और सल्फर जो है 6 पर काम कर रहा है। चलो सल्फर तो 6 पर काम करता है, पर Fe तो कभी 7 पर तो काम नहीं करता है, तो ये जो होता है वह नॉन स्टोइकोमेट्रिक सल्फाइड बनाता है। इतना दूर तक तो चला। इसका एक और कंपाउंड होता है, इसको लोग कहते हैं Fe11 और S12। मतलब कि जब आप इसका स्ट्रक्चर खींचोगे, मतलब कि जब स्टोइकोमेट्री खींचोगे तो Fe कितने पर, 12 पर, और सल्फर कितने पर, 11 पर। जरा बताओ तो सल्फर कभी 12 पर और Fe 11 पर काम करता है क्या? तो Fe11 और S12, ये अलग बात है कि ये जो होते हैं अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, लेकिन बनाते तो हैं। तो सल्फाइड जो होता है उनके पास एक प्रोपर्टी होती है कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बनाता है, वो भी किसके साथ, सिर्फ फेरस के साथ। तो लिख लीजिए कि आयरन सल्फाइड इज अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक सल्फाइड। आयरन सल्फाइड इज अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक सल्फाइड। आयरन सल्फाइड इज अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक सल्फाइड। केमिकल फॉर्मूला आप एग्जांपल लिख सकते हैं Fe6S7 Fe11S12। देखिए इसकी सबसे हम 50% फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का चैप्टर कवर कर लिए। अब इसके बाद हम लोग को सीखना क्या है, इसके कार्बाइड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज हम नहीं शुरू कर रहे हैं, वो बड़ा थोड़ा टॉपिक है कार्बाइड। और कार्बाइड के बाद हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने इसको जो कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों कंसेप्ट अलग अलग होते हैं। हम आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंट है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पे हम कंपाउंड का ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे, क्या उसका ज्योमेट्री होगा। अगर +6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, +4 होता है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होता है, +2 होता है तो लीनियर होता है। ठीक है, +5 जो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। तो इस तरह से हम उसका एग्जाम्पल भी देंगे
+6 पर, +4 पर, +2 पर, +5 पर, सबका हम एक एक करके कंपाउंड बता देंगे कि इस कंपाउंड पर क्या, इस अगर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो ये कंपाउंड। अब खासकर कुछ चीजें याद रखेंगे। जब हम +6 ऑक्सीडेशन संख्या पढ़ते हैं तो उसमें हम ऑक्टाहेड्रल तो याद रखते हैं, लेकिन उस ऑक्टाहेड्रल में भी दो तरह का ऑक्टाहेड्रल होता है। एक होता है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, एक होता है आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। तो जो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल होता है उसकी हाइब्रिडेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, जिसका हाइब्रिडेशन जो होता है dsp2 हो जाता है। इस तरह आउटर जो होता है उसमें sp3d होता है। तो इस स्थिति में जो हमारे पास मतलब कि इनर ऑर्बिटल का और आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल का मतलब सिर्फ क्या होता है, उसके हाइब्रिडाइज पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वह डिफरेंट हो जाते हैं। तो शेप तो सबका ऑक्टाहेड्रल ही होता है। जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो उसका शेप जो होगा, ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, लेकिन उसके हाइब्रिडाइजेशन जो होंगे वो चेंज हो जाते हैं। कहीं पर डी बाद में भाग लेता है और कहीं डी पहले लेता है। ठीक है, तो डी जहां बाद लेता है तो उसे हम लोग आउटर कह देते हैं, और जहां पर पहले लेता है उसे हम लोग इनर ले लेते हैं। तो हम सीखेंगे कैसे वो आउटर होता है और कैसे इनर होता है, और बाकी इसकी हम ज्यादा डिटेल जो सीखेंगे वो होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जब हम पढ़ेंगे वहां पर पूरे इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, हम जो क्वाड्रेटिक कंपाउंड, जब अगला चैप्टर हम इसमें इसी में जब हम लोग सीखेंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में, तो कुछ कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। जैसे में आपको सीखना होगा कि MnO4 कैसे बनाते हैं, K2Cr2O7 कैसे बनाते हैं, K4FeCN6 कैसे बनाते हैं। ये कुछ कंपाउंड जो होंगे उनका हम प्रिपरेशन मेथड भी सिखा देंगे। प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूज। तो ये इसके बाद हम लोग को कार्बाइड सीखना है, और कार्बाइड के बाद हम लोग जब कंपाउंड सीखेंगे वो पोर्शन जो होगा चैप्टर का आखिरी पोर्शन होगा जो लंबे समय तक जाएगा, और फिर उसके बाद फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। आज इतना ही। थैंक यू।